हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी इन टीसीपी एंड आईपी। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टीएलएस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 होगा जिसके अंदर हम आईपी सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस आ जाती है, जिसमें हमारे पास चैनल सिक्योरिटी आ जाता है, मैसेज सिक्योरिटी आ जाती है, सिक्योरिटी इंटरनल टू एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी एक्सटर्नल टू एप्लीकेशन। तो चैनल सिक्योरिटी क्या होते हैं? चैनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जिस चैनल पे आप डाटा भेज रहे हो वो आपका चैनल सिक्योर होता है। आपका जो अपना मैसेज होता है उसको सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रैवल कर रहा होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें ये इंश्योर करता है, ये ऑथेंटिकेशन चेक करता है, इंटेग्रिटी चेक करता है, और अपना सीक्रेसी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक करता है। 3 चीज़ों को चेक करता है कि सेंडर रियल है, डाटा चेंज तो नहीं हुआ और कोई आउटसाइडर उसको रीड तो नहीं कर रहा। तो सिंपल वो है कि चैनल सिक्योरिटी मतलब कि ऐसा चैनल जिस पे डाटा ट्रैवल कर रहा हो उस चैनल को सिक्योर करना, ना कि हम डाटा को सिक्योर करें। तो ये आप फिगर से देख भी सकते हैं, लाइक इसने 0100 इस पीसी ने सेंड किया डाटा। हमारा क्या था, ये चैनल सिक्योर था। तो ये उसकी जो भी पॉलिसी वगैरह थी, जो भी उसने ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो भी उसने अपने एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है, उसने किया हुआ था कि ये 11 एंड पे अपेंड कर देगा, जिसकी वजह से वो एंड पे जाके चेक कर लेगा कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अ, तो ये जब इस पीसी पे पहुंचा है तो उसने वापस मतलब कि जो भी उसने चीज़ें अपेंड की थी, जो भी उसने मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ था, उस लिहाज से वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ओरिजिनल डाटा हमारा पीसी पे पहुंचेगा, यानी कि चैनल इसके अंदर सिक्योर होता है। अब ऐसा अगर हम मैसेज की बात करें ना, उसमें तो हमारे पास आ जाता है मैसेज या डाटा सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि पिछले जो हमारे पास था चैनल, उसमें हमने सिर्फ चैनल को सिक्योर किया था, हमारा डाटा सिक्योर नहीं था। इसमें क्या होता है कि इसमें आप डाटा को सिक्योर कर लेते हैं लेकिन आपका चैनल सिक्योर नहीं होता। तो वो वही फिगर में यहाँ पे दिखाया कि जो आपने मैसेज सेंड करा ना उसको आप लॉक करके भेज रहे हैं, यानी कि खुद आप उसको सिक्योर करके भेज रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चैनल सिक्योर नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारा आता है मैसेज सिक्योरिटी के अंदर। सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन याद रखें तो ऐसी मतलब कि सिक्योरिटी जो कि डाटा को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ डाटा। ठीक हो गया? तो ये हमारा मैसेज सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी इंटरनल टू एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें यह कि नाम से ही पता लग रहा है कि एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया? आप ये फिगर से देख भी सकते हैं कि ऐप 1 है, ऐप 2 है, वो सारी जितनी उनके अंदर अपनी ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है, और वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि लॉजिकल चैनल सॉकेट्स है, उसके जरिए वो आगे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी है। और यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी का जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आप गारंटी नहीं कर सकते कि ऐप 1 ने ये वाली सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज़ किया तो ऐप 2 भी सेम सिक्योरिटी मैकेनिज्म वगैरह यूज़ कर रहे होगे। तो इस तरह के ना मसले वगैरह आ जाते हैं और एरर वगैरह आ जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में। ज़ाहिर बात है कि हर ऐप ने अपने ही सिक्योरिटी के रूल्स वगैरह लिखने होते हैं, तो लिखते टाइम भी डिफर कर जाते हैं और कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्योरिटी एक्सटर्नल टू एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के बजाय एक बाहर एक सेशन लेयर क्रिएट कर देते हैं, जहां पे सारी एप्लीकेशन कनेक्ट होती हैं, वहां से उनका डाटा ट्रैवल होता है और सिक्योर हो जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें करके दिखाई हैं। सिक्योर लॉजिकल चैनल यानी कि एक सेशन लेयर बना दी है। अब ऐप 1 क्या कर रही है, इसके जरिए कम्युनिकेट कर रही है आगे। उसके अंदर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं है, हालांकि जो सिक्योरिटी इंटरनेट टू एप्लीकेशन था ना, उसके अंदर ये देखेंगे सिक्योरिटी अंदर इंप्लीमेंट थी। तो ये क्या कर रहा है, ये चैनल को यूज़ नहीं कर रहा है, इसने अपनी ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया। तो ये एक ओवरव्यू था कि स्टार्टिंग वगैरह क्या आती है, जिसमें चैनल सिक्योरिटी क्या आती है, मैसेज सिक्योरिटी क्या आती है, और अपना सिक्योरिटी इंटरनेट टू एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल टू एप्लीकेशन क्या आता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टीएलएस। ठीक हो गया? ये मैंने आपको प्रीवियसली आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि होता क्या क्या है। टीएलएस स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर्स भी कहते हैं, एसएसएल भी कहते हैं। ठीक हो गया? ये उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताइए कि पहला कब आया था एसएसएल 2.0, फिर इस तरीके से मतलब कि अपडेट आती गई। तो आज के दौर में जो यूज़ हो रहे हैं ना हमारे पास, वो है टीएलएस 1.2 एंड 1.3। ओके? तो एसएसएल होता क्या, फुल फॉर्म जिस तरह आपको पता है कि इसकी क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर है।
और ये सिक्योरिटी होती है बिटवीन लेयर 4 एंड लेयर 5 के दरमियान जो है ना उधर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लेयर 5 जो आपका डाटा होता है ट्रैवल कर रहा होता है सिक्योरिटी लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड टीसीपी आप कह सकते हैं सिक्योरिटी लेयर 4 एंड 5 के दरमियान, तो उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यानी कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम डाटा सेफली भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अब वही यहाँ पे चीज़ उसने नीचे लिखी हुई है, सिक्योर ट्रांसपोर्ट चैनल होता है जिसमें पीर ऑथेंटिकेशन आ जाए, सर्वर हो सकते हैं खाली या फिर क्लाइंट और सर्वर दोनों हो सकते हैं। मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी आ जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिप्ले अटैक्स। रिप्ले अटैक्स क्या होते हैं कि समटाइम्स होता है कि हैकर आपकी ना इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है और कुछ देर के बाद उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा यूज़ करके एक्सेस हासिल कर लेता है। ठीक हो गया। इजीली एप्लीकेबल टू ऑल प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन टीसीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी और टेलनेट वगैरह सारा कुछ इसमें है। ठीक हो गया। ये बस आपको बता दिया कि एसएसएल होता है कि अगर आप सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी चैनल होता है बिटवीन द लेयर 4 एंड लेयर 5, किस लिए होता है कि डाटा को सिक्योरली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी फिलोसफी अगर देखें तो इजियर टू डिप्लॉय, मतलब ये कि इसके अंदर कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये मतलब कि आपका मैक पे भी चल सकता है, विंडोज़ है या मैक है या जो भी आपके पास है, तो आप इजीली ये आपका डिप्लॉय हो जाता है, कोई मसला नहीं करता। इसके जो सॉकेट एपीआई प्रोवाइड इन एन इंटरफेस फॉर एसएसएल, इसको हम जिसकी वजह से हम इसको सिक्योर सॉकेट लेयर भी कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जो है ना ये हमारा ऑपरेट कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, तो इस वजह से यानी कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये एसएसएल है ना, ये एक किस्म का हमारा सुपरसेट हो जाता है टीसीपी का। यानी कि टीसीपी जो चीज़ें परफॉर्म कर रहा था वो सारी की सारी चीज़ें एसएसएल के अंदर होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। ठीक हो गया। अम, तो ये था हमारा एसएसएल। अब इसके जो मेन पॉइंट आता है ना, जो मेन इसमें चीज पूछी जाती है एसएसएल से, क्या पूछा जा सकता है पीछे से, उसने डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या होता है। आपको मैंने सिंपल वर्ड में बता दिया कि एक सिक्योरिटी चैनल होता है विच इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा सिक्योरली बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द टीसीपी, ये लिख सकते हैं, या लेयर 4 और लेयर 5। ठीक हो गया। तो ये उसकी आराम से डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हैं। उसके अलावा वो पूछ सकता है कि एसएसएल टीएलएस के अंदर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे पास कितने प्रोटोकॉल्स हैं और कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले आप प्रोटोकॉल 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, एक चेन साइफर स्पेक्स प्रोटोकॉल होता है, तीसरा हमारे पास अलर्ट प्रोटोकॉल आ जाता है, एंड चौथा हमारे पास आता है अपना रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। सबसे पहले आता है हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और ये क्या करता है कि रैंडम नंबर्स दोनों को ना दोनों आपस में ना एक्सचेंज करते हैं। अब ये क्या बात मैंने की, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। इवन कि ये इस स्लाइड में लिखा नहीं हुआ। ठीक होगा। अपना रैंडम नंबर दोनों स्वैप करते हैं, उसके बाद वो अपना इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो उन्होंने यूज़ करना है वो चूज़ करते हैं, और इसके बाद वो अपनी क्रिएट करते हैं मास्टर की कहते हैं या सीक्रेट की कहते हैं। ठीक है। सीक्रेट की वो क्रिएट करते हैं अपने अपने एंड पे। ठीक हो गया। ये काम होता है हैंडशेक प्रोटोकॉल का। सिंपल क्या है, हैंडशेक प्रोटोकॉल इज यूज टू इस्टेब्लिश, या जो भी उसका पर्पस है वो है कि इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एक्सचेंज द रैंडम नंबर्स, चूज द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड क्रिएट द सीक्रेट की फॉर कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। चेन साइफर स्पेक्स प्रोटोकॉल क्या आता है, ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कंफर्मेशन ऑफ सीक्रेट की यूजेज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि ये बताता है कि भाईजान अब यहाँ से ऑनवर्ड जो कम्युनिकेशन होगी ना उसके अंदर हम ये सीक्रेट की यूज करेंगे, इसकी बेस पे हम अपना या जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना सीक्रेट की, ये दो हम चीज़ें यूज़ करेंगे, इसकी बेस पे हम अपना जो डाटा का उसको इंक्रिप्ट करके भेजेंगे। जारी बात है कि जब जो भी इंटरनेट पे डाटा ट्रैवल हो रहा था वो असल फॉर्म में तो नहीं ना जा रहा था, वो इंक्रिप्ट होके जा रहा होता है। अगर आपने भेजा हेलो तो वो इंटरनेट पे 01 की फॉर्म के अंदर इंक्रिप्ट होके जा रहा था। तो वो जो एल्गो है किसकी बेस पे हमने इंक्रिप्शन करनी है, किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, किस की के बेस पे हमने करनी है, तो वो हम डिसाइड कर रहे थे हैंडशेक प्रोटोकॉल में। अब ये चेन साइफर स्पेक्स प्रोटोकॉल ये बताता है कि ठीक है अब यहाँ से अब हमने कम्युनिकेशन जो कर रहे थे अब वो इस के जरिए इंक्रिप्ट होके आएगी। ठीक हो गया। ये एक किस्म का कंफर्मेशन मैसेज जाता है। अलर्ट प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये आपको ना क्या कहते हैं कि एसएसएल के अंदर कोई मसले वगैरह आ जाए ना तो वो रिपोर्ट कर देता है, रिपोर्ट एसएसएल एरर्स एंड गिव करंट स्टेटस वगैरह, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें इजीली। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, अब रिकॉर्ड प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिक्योरली ट्रांसमिट द डाटा
टू हायर लेयर्स। ठीक हो गया। यानी कि जो आगे सारा कुछ हो गया ना, ये जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है वो ये है कि वो डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर करे हायर लेयर्स को। ठीक होगा। ये चारों प्रोटोकॉल्स मैंने आपको समझा दिया। अब इन्हीं की थोड़ी आगे से डिटेल है। एसएसएल हैंडशेक के अंदर मैंने ये सारा कुछ आपको सारा बता दिया जो प्रीवियस स्लाइड में था, डिटेल में बता दिया। हालांकि उधर एक लाइन लिखी थी, मैंने आपको पूरी बता दी थी डिटेल्स। इसमें वो ये कि एग्री करते हैं कि इसके अंदर हम एग्री करते हैं कि एल्गोरिथम कौन सा हमने यूज़ करना है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए, वही एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमने कौन सा यूज़ करना है। रैंडम नंबर को एक्सचेंज करते हैं जिसकी बेस पे ये क्या बनाते हैं, अपनी कीज जनरेट करते हैं, सीक्रेट की जनरेट करते हैं। और वो सीक्रेट की किस तरह जनरेट की जाती है, उसके अंदर कौन सा एल्गो यूज़ किया जाता है। आप आरएसए भी यूज़ कर सकते हैं, डेफी-हेलमैन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं पता कि आरएसए या डेफी-हेलमैन होता है क्या है, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये दो एल्गो होते हैं जिसकी बेस पे हम अपनी सीक्रेट की वगैरह जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा वो सेशन की आपको भेजते हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हैंडशेक प्रोटोकॉल के अंदर होती हैं। अब ये मैं आपको ब्रीफली आपको एक फिगर के जरिए आपको समझा देता हूँ कि क्या सीन होता है इसमें। अब यह है हमारा क्लाइंट, यह है हमारा सर्वर। क्लाइंट ने मैसेज किया हेलो, जिसमें वो क्या भेजेगा, साइफर। साइफर्स का मतलब होता है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा है। उसने कहा कि मेरे पास ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, और ये रही मेरी रैंडम, ये रहा मेरा रैंडम नंबर। आर क्लाइंट से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, रैंडम नंबर। सर्वर ने कहा सर्वर ने भी हेलो मैसेज किया और उसने अपना सर्टिफिकेट भेजा। सर्टिफिकेट क्या वेरीफाई करेगा, क्लाइंट को वेरीफाई करेगा कि ये हमारा जो सर्वर है वो लीगल है। और उसने कहा कि ठीक है, मैंने जो तुमने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भेजे थे उनमें से मैं ये वाला इंक्रिप्शन एल्गोरिथम चूज कर रहा हूँ, और ये रही मेरी रैंडम जो था अपना रैंडम नंबर। और इसके अलावा सेशन आईडी वगैरह भी होती हैं, वो भी एक्सचेंज होती हैं। ठीक हो गया। यानी कि क्लाइंट ने एक लिस्ट भेजी कि मेरे पास ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, अब आप इसमें से चूज करो कि आप किस पे रजामंद हो कि किस मतलब कि इंक्रिप्शन के जरिए हम अपने डाटा को इंक्रिप्ट करके आपस में कम्युनिकेशन वगैरह करें। तो सर्वर ने कहा ये सर्टिफिकेट है मेरा, जो कि मुझे वेरिफिकेशन कर रहा है कि मेरी कि मैं लीगल हूँ। और दूसरा उसने कहा कि आपने जो लिस्ट मुझे प्रोवाइड की थी उसमें से मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ साइफर, और ये रही मेरा रैंडम नंबर। ठीक हो गया। जब रैंडम नंबर दोनों की तरफ चला गया तो ये क्या कह सकता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों में से कोई भी ना एक प्री मास्टर की जनरेट करेगा। वो प्री मास्टर की किसे डिनोटेड की जाती है, एस से। और तो ये दोनों के पास होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी भेज देगा। अगर क्लाइंट ने किया तो वो यहाँ पे भेज देगा सर्वर को, अगर सर्वर ने किया तो क्लाइंट को भेज देगा। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, अपने अपने एंड पे मास्टर की जनरेट करेंगे जिसको हम सीक्रेट की भी कहते हैं। ठीक हो गया। सीक्रेट की या मास्टर की, तो ये भी ड्राइव करेगा क्या आपके पास वो प्री मास्टर की ली, और क्लाइंट का जो रैंडम नंबर इसने सर्वर को भेजा था वो वाला, और रैंडम नंबर जो सर्वर ने भेजा था उन उसके बेस पे ये की जनरेट करेंगे, और वो दोनों वेरीफाई कर लेंगे कि जो मास्टर की दोनों एंड पे जनरेट हुए वो सेम है या नहीं। क्योंकि सेम ही होगी सारी बात है, तभी वो इनक्रिप्ट करेगा। अगर फर्ज करें ये इस की के साथ इनक्रिप्ट करके भेज रहा है डाटा, तो उसको भी पता होगा ना कि किस कौन सी की उसने यूज की है कि जिसकी बेस पे डाटा इनक्रिप्ट हुआ है, तो तभी वो उसको डिक्रिप्ट करके असल फॉर्म में लेके जा सकता है ना। तो इसलिए दोनों एंड पे सेम होती है, और उसके बाद से हमारा ये डाटा प्रोटेक्टेड हो जाता है, और जो भी कम्युनिकेशन है ना वो उसके जरिए इनक्रिप्ट होकर हो रही होती है। अब इसको और डिटेल में अगर देखना चाहें तो वो ये आता है कि क्लाइंट और सर्वर है। क्लाइंट ने हेलो मैसेज भेजा। हेलो के अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं, उसने कहा मैंने ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की लिस्ट है जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरा रैंडम नंबर ये है, सेशन आईडी और SNI भेज देगा। अब सर्वर क्या करेगा, उसने हेलो मैसेज भेजा और उसने क्या सर्टिफिकेट भेजेगा साथ में। इसमें आप ये देखें सर्टिफिकेट भी गया था और साथ उसने। अब सर्टिफिकेट के साथ साथ क्या वो भेजता कि मैंने ये वाला चूज़ किया सिलेक्ट साइफर, यानी कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये वाला चूज़ किया, ये मेरी रैंडम नंबर, और ये सेशन आईडी और SNI वो जो ठीक हो गया। क्योंकि ये सेशन क्रिएट होता है, एक सेशन के बाद आपकी जो की है ना वो भी चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब और ये किस लिए की जाती है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सर ने कहा हेलो डन, उसके तरह से हो गया। अब क्लाइंट ने क्या किया कि एक्सचेंज मैसेज यानी कि प्री मास्टर की उसने जनरेट की, और क्लाइंट ने की, और उसने सर्वर को भी भेज दिया। अब दोनों एंड पे क्या होगा, की जनरेशन होगी। वो किस तरीके के होगी, RSA अलगो लगा सकते हैं या फिर डेफी-हेलमैन। ठीक हो गया। जब ये हो गया उसके बाद चेन साइफर स्पेक जो है ना वो प्रोटोकॉल चलेगा। वो क्या करेगा कि ठीक है अब यहाँ से जो ऑनवर्ड कम्युनिकेशन होगी ना, ये जो नीचे है ये हम इस इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम के तौर पे करेंगे। ठीक है। यानी कि एक किस्म का स्टार्टिंग पॉइंट उसने मतलब कह दिया कि अब से स्टार्ट होगी और ये जारी बात है ये भी यहाँ से उसका रिप्लाई करेगा और देन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैंडशेक प्रोटोकॉल खत्म, उसके बाद रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का काम आ जाता है जो कि क्या था,
कि वो डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता था फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है आपको, हायर लेयर्स पे। तो वो एप्लीकेशन डाटा के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको वो सिक्योरली ट्रांसफर करने का काम किसका था, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का, ठीक हो गया। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसमें और कुछ नहीं है, बस उसी की चीज़ों का आगे बताया गया कि हेलो एक्सटेंशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैक्स फ्रैगमेंट लेंथ, ये स्टेटस वगैरह, ठीक हो गया। ये प्री मास्टर सीक्रेट की एस है, ये क्या, वही मैंने आपको कहा था कि इधर क्लाइंट भी जनरेट कर सकते हैं या सर्वर कर सकते हैं कोई भी बाय यूजिंग RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिथम या फिर डेफी हेलमेट वगैरह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मास्टर की किस तरीके से क्रिएट की जाती है, वो लिखा हुआ सूडो रैंडम फंक्शन होता है जो कि रैंडम ही होता है, उसके आउटपुट वगैरह रैंडम करके दे देता है। यानी कि ये हमारे पास प्री मास्टर की आ गई, एस क्लाइंट का रैंडम नंबर, सर्वर का रैंडम नंबर और की जनरेट होगी। अब मास्टर की को हम क्या कहते हैं, सेशन की भी कहते हैं, ठीक हो गया। और जो मल्टीपल अपने पास क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस वगैरह आ जाते हैं जिसके अंदर इंक्रिप्शन, मैक कैलकुलेशन वगैरह वो आगे जाके अप्लाइड होते रहते हैं एप्लीकेशन डाटा पे। और उनके अंदर जो कीज वगैरह यूज की जाती है ना, वो सेशन की यूज की जाती है। यानी कि ये जो मास्टर की जनरेट हो रही है ना, इसी के जरिए हम इसी की बेस पे आगे मैक कैलकुलेशन वगैरह करके इंक्रिप्शन, यानी कि जो भी उसके अंदर इंक्रिप्शन वगैरह करनी होती है ना, वो हम इस की के बेस पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, वो ये है कि हम प्री मास्टर सीक्रेट की जो हम एस जनरेट करते थे उसको सेशन की के तौर पे क्यों यूज नहीं करते। हम मास्टर की ही क्यों जनरेट कर रहे होते हैं, हम मास्टर की को ही हमने सेशन की क्यों कहा कि ये जो एस है जो हमने, जो क्लाइंट अपने एंड पे भेज रहा था, यहाँ पे भी उसने एक प्री मास्टर की भेजी है यहाँ पे एस के नाम से यहाँ पे, तो उसी को हम सेशन की लेके क्यों नहीं आगे फर्दर इंक्रिप्शन वगैरह कर लेते। हम उसकी बेस पे आगे मास्टर की क्यों लेके उसको सेशन की क्यों कह रहे हैं। तो इसकी बहुत सी रीज़न हो जाती है, लेकिन जो सबसे मेजर रीज़न है वो यही है कि रिप्ले अटैक से बचने का यही तरीका है कि हम प्री मास्टर सीक्रेट की को ना यूज़ किया जाए, एक नई मास्टर की जनरेट करें और उसको हम सेशन की के तौर पे लेते हैं। अब रिप्ले अटैक मैंने पहले ही बताया था, इसमें होता क्या कि अटैकर जब है ना, जब देखेंगे क्लाइंट प्री मास्टर की जब बना के सर्वर को भेज रहा होगा, तो हो सकता है कि अटैकर उसको बीच में उसको हैक कर ले, उसको पकड़ ले। तो हैकर के पास तो आ गई, अब हैकर क्या करेगा कि अगर फर्ज करें यानी कि क्लाइंट ने अपनी तरफ में एंड पे प्री मास्टर की उसने जनरेट किया, उसने सर्वर को भेजा है, उस टाइम तो हमारा जो चैनल जो कम्युनिकेशन थी वो सिक्योर नहीं थी ना। ये देखें हमारी तो ये यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइंट की एक्सचेंज मैसेज, यानी कि उसने प्री मास्टर की यहाँ पे भेजी है अभी, तो ये तो उसने अपने इतने वो कोई इंक्रिप्शन वगैरह तो करके नहीं ना भेजी होगी, और वो इजीली कोई हैक भी कर सकता है। दरअसल हमारा तो यहाँ ये जो लाइन है इसके बाद से हमारा ये जो कम्युनिकेशन है ये सिक्योर ही है, उससे पहले वाली तो आम थी। तो उसमें क्या था होता है कि इस तरीके से जब अटैकर उसको इंटरसेप्ट कर लेता है ना, बीच में क्लाइंट के पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है और अपने रिकॉर्ड में रख लेता है, और बाद में वो जब कुछ देर बाद यानी कि जब ये कम्युनिकेशन वगैरह होगी है, तो वो जब उसने ये रिकॉर्ड इंटरसेप्ट किया है पैकेट, उसके कुछ देर बाद मतलब आधे घंटे बाद वो दोबारा उसको भेजता है सर्वर को, तो सर्वर को तो नहीं ना पता लगेगा कि ये किसी अटैकर ने भेजा, तो वो इसको ये समझेगा कि क्लाइंट ने इसको भेजा और वो उसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको इंटरटेन कर देगा, जो भी उसकी क्वेरी वगैरह ना। तो इस वजह से हम इससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, मास्टर की जनरेट करते हैं दूसरी। अब उसमें क्या आता है, अगर आपने मास्टर की का फॉर्मूला याद हो, ये है मास्टर की का, ये देखें ये खाली एस हमने उसने कहा था कि एस को ही हम सेशन की क्यों नहीं यूज कर रहे होते। अब ये यहाँ पे देखेंगे एस से हमारे पास प्री मास्टर की है, उसके बाद रैंडम क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट का जो रैंडम नंबर है और सर्वर का रैंडम नंबर है। तो इसको आप मिक्स करके जो भी अलगो आपने हैश वगैरह का फंक्शन जो भी आपने लगाना है सूडो रैंडम फंक्शन, तो उसकी बेस पे आपके पास एक यूनिक की जनरेट होके आएगी, ठीक हो गया। और वो उसको हम सेशन की कहते हैं। उसकी बेस पे क्या होता है कि वो हर सेशन के बाद चेंज हो जाती है। जारी बात है कि हर जब एक सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद अगर दोबारा अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है ना, तो नया सेशन बनता है, और नया सेशन में क्या होता है कि रैंडम नंबर और ये सर्वर का भी रैंडम नंबर और क्लाइंट का भी रैंडम नंबर चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जारी बात है हो सकता है कि वो प्री मास्टर की भी चेंज हो जाए, तो उस वजह से हमारा जो मास्टर की नई जनरेट हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। तो अगर हमारा जो अटैकर है उसको वो बीच में इंटरसेप्ट भी कर लेता है और अपने पास रिकॉर्ड रख लेता है, और ताकि मैं थोड़ी देर बाद उसको यूज करूं, तो वो उस टाइम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जब नया सेशन बनेगा, जारी बात है वो जब रिक्वेस्ट करेगा, नया सेशन बना होगा, नए सेशन के अकॉर्डिंग हमारी मास्टर की जो है, जो कि सेशन की हम कहते हैं, वो चेंज होगी।
तो उसकी बेस पे सर्वर को पता लग जाएगा कि भाईजान ये जो है ना वो इलीगल कोई अटैक परफॉर्म होने वाला है, मतलब कि कोई इलीगल पर्सन असेस कर रहा है, कोई लीगल मतलब कि ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं है। तो इस तरीके से सर्वर को पता चलता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंक्लूडिंग यूनिक रैंडम वैल्यूज फ्रॉम बोथ पार्टीज आर क्लाइंट, यानी कि हेल्प प्रिवेंट दिस अटैक। किया था इवन इफ एन अटैकर इंटरसेप्ट एंड ट्राइज टू रीयूज अ वैलिड हैंडशेक रिक्वेस्ट द सर्वर्स रैंडम वैल्यूज इन अ न्यू सेशन वुड बी डिफरेंट। तो यही चीज़ मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दी है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि रीप्ले अटैक से बचने के लिए क्योंकि अटैकर हो सकता है कि वो क्लाइंट का पैकेट इंटरसेप्ट कर ले, जिसकी बेस पे वो सारा रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कर सकता है और बाद में दोबारा यूज़ कर सकता है अगर हम सेम प्री मास्टर की ही यूज़ करें। क्योंकि दरअसल प्री मास्टर सीक्रेट की एक बार ही जनरेट होती है। रैंडम नंबर जो हमारे होते हैं ना, रैंडम नंबर, क्लाइंट का रैंडम नंबर और सर्वर का रैंडम नंबर, वो हर सेशन के अंदर चेंज हो जाता है, जिसकी बेस पे हमारी जो हमने मास्टर की अपने एंड पे जनरेट कर रहे होते हैं ना, वो चेंज हो जाती है। तो अगर ये हम प्री मास्टर की ही को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से अटैकर जो है ना वो इजीली परफॉर्म कर सकता है अटैक, क्योंकि वो फिर सर्वर के पास भी प्री मास्टर की होती है, उसने वो सिर्फ प्री मास्टर की को ही चेक करना है कि ये जिसने रिक्वेस्ट की है उसके पास उसकी जो मास्टर की है, प्री मास्टर की, जिसको वो सेशन की के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो वो सेम है तो वो उसको असेस दे देगा। तो इस वजह से हम मास्टर की को एस जो यानी कि प्री मास्टर की होती है उसको हम सेशन की नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसले वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है SSL TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का ना एक बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर एप्लीकेशन डाटा आता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एप्लीकेशन डाटा आया हमारे पास, हमने उसको दो फ्रेगमेंट में चेंज कर लिया, डिवाइड कर लिया, सॉरी, F1 F2। उसके बाद हमने कंप्रेशन परफॉर्म की। कंप्रेशन के बाद हमने क्या किया, मैक को कंप्यूट किया और उसको अपेंड कर दिया कंप्रेस्ड डाटा के साथ। और उसके बाद हमने क्या किया, पैडिंग की। पैडिंग क्यों की, क्योंकि एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम फंस करके आपने 32 बिट्स का रखा हुआ है, तो जाहिर बात है कि उसे उसके अंदर जो डाटा एंटर हो रहा है वो भी 32 बिट का होगा तो ना। तो इस तरह का मतलब कि कोई अगर फर्ज करेंगे डाटा कंप्यूटेशन मैक के बाद हमारे को 27 बिट्स का बन रहा है, तो पैडिंग करके हम उसके अंदर 5 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड करके उसको 32 बिट्स का कर लेंगे। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा देंगे, फिर उसके बाद हम हेडर अपना ऐड करके इसको आगे भेज देंगे। इस तरीके से हमारा डाटा सिक्योर हो जाता है। मैक कंप्यूटेशन का बताया उसने मैसेज डाइजेस्ट, यानी कि ये कोई भी हैश फंक्शन हो सकता है, कोई भी हैश एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम की देते हैं। वही कौन सी जाएगी, वो जो हम सेशन की जनरेट कर रहे होते हैं। सीक्वेंस नंबर आ जाता है। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, 32 बिट नंबर होता है, जिसकी बेस पे हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो चेंज तो नहीं हुआ। कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी वगैरह चेक कर रहे होते हैं। टाइप, ये टाइप बता रहा होता है कि हम कौन सा मतलब के प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोटोकॉल में चेन साइफर है तो हम 20 यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर अलर्ट है तो 21 और हैंडशेक है तो 22 एंड एप्लीकेशन डाटा जो ओरिजिनल डाटा है तो वो 23 पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाती है। वर्जन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। लेंथ ये क्या बता रहा था, ये जो मैसेज की लेंथ है या फ्रेगमेंट कितने फ्रेगमेंट्स, आगे फ्रेगमेंट भी लिखा हुआ था, यानी कि फ्रेगमेंट्स कितने फ्रेगमेंट्स बने। जिस तरह हमने इस डाटा को दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया था F1 F2 में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और हर फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी है वो आ जाएगी। अगर हमने 1 लिया तो जाहिर बात है लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा मैक कंप्यूटेशन का सिनेरियो और ये था रिकॉर्ड प्रोटोकॉल वर्क फ्लो के। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो डाटा ट्रांसफर कर रहा था वो किस तरीके से, क्योंकि रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का मकसद क्या था, किस लिए था, याद होगा आपको। वो ये है कि उसका काम ये है कि वो डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर कर सके। तो वो किस तरीके से करता है, तो वो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले तो वो मैक को जनरेट करेगा। किस तरह, जो हमारी की होगी, सेशन की वगैरह जो है की आ गई, प्लस हमारे साथ आएगा सीक्वेंस नंबर, देन हमारे पास डाटा इनपुट आएगा और देन हमारे पास पैडिंग आएगी। इसकी बेस पे वो मैक जनरेट करेगा। मैक के बाद वो एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में जाएगा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जिसमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर होगा। इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है, आईवी, जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो दरअसल रैंडम वैल्यूज होती है उसके अंदर। और की फॉर इंक्रिप्शन, जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए की जो है वो यूज़ की जाएगी। उसके बाद हमारा डाटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको हम आगे ट्रांसफर कर देंगे हायर लेयर्स पे। अब ये TLS, ये तकरीबन जो हमने डिस्कस किया TLS 1.2 था, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है। अब TLS 1.3 आ गया। इसके अंदर ना कुछ चेंजेस की गई हैं। वो ये है कि इसके अंदर जो हम कंप्रेशन वगैरह कर रहे थे उसको रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पास जो था अपना साइफर जो था उसको रीनेगोशिएट कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पास जो वीक हैश फंक्शंस होते थे जिसके अंदर MD5 वगैरह आ जाते थे, इनको हमने रिमूव कर दिया, जो कि इजीली ब्रेक
किए जा सकते थे। और हमने क्या कर दिया कि डेफी हेलमैन को मैंडेटरी कर दिया और आरएसए को रिमूव कर दिया कि आरएसए आप यूज़ ही नहीं कर सकते, डेफी हेलमैन ही आप यूज़ करें। और देन उसके बाद हमारे पास जो था फास्टर हैंडशेक हमने कर दिया कि 1 राउंड ट्रिप होता है। 1 राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि अगर आप देखें ना, अब ये देखें कि आपको कितने आपको भेजने पड़ेगा। 1 राउंड ट्रिप का मतलब हो गया एक यहाँ से गया और यहाँ से रिप्लाई आएगा, बस इसमें खत्म। यानी कि TLS 1.3 के अंदर ये काम कर दिया गया। बल्कि और यहाँ पे आपको देखेंगे कितनी आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी है। तो ये TLS 1.3 था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने TLS को डिस्कस किया। पार्ट 2 के अंदर हम IP सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक